जय हिंद दोस्तों। द शील्ड IAS में आपका स्वागत है। ये D5 आंसर राइटिंग सेशन है। मैं देख रहा हूँ कि मैं डेली क्वेश्चन डाल रहा हूँ, लेकिन पार्टिसिपेशन जो है आंसर लिखने का वो बहुत ही कम है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका प्रैक्टिस ही आपको आगे लेकर के जाएगा इस एग्ज़ाम में। तो प्रैक्टिस करिए और इसका लाभ उठाइए। कुछ एस्पायरेंट ने मतलब इमेज फॉर्मेट में आंसर सेंड किया हुआ है। तो देखिए, इमेज फॉर्मेट में आपके कॉपी चेक नहीं होंगे। मैं आपको रूल्स बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले तो आपको इस तरह से अपना नाम लिख लेना है आंसर शीट पे। उसके बाद डेट लिखना है, और जो चैनल का नाम है द शील्ड IAS, ये आपको अपने आंसर के शीट में लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये मतलब लिखा गया है ऑलरेडी, वहाँ पर आप ग्रुप में देख सकते हो, तो ही आपका ये कॉपी चेक होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात कि आप इमेज फॉर्मेट में अगर सेंड करेंगे तो कॉपी चेक नहीं हो पाएगी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो आप कृपया करके PDF फॉर्मेट में सेंड कीजिए, आपकी कॉपी ज़रूर चेक ही होगी। चलिए तो देखते हैं। जो प्रश्न है आज का वो है कि प्रेमचंद की कहानियाँ अलग योजा सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शुमार है। तो सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शुमार है, इस कथन का पुष्टि करना है ना, कि प्रेमचंद की जो कहानी है वो अलग योजा, कौन सी कहानी, अलग योजा सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शुमार है। तो देखिए, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, कोई भी कहानी जो सर्वश्रेष्ठ कहानी है या नहीं, इस चीज़ के लिए एक कसौटी होती है ना। किसी भी कहानी को सर्वश्रेष्ठ कहानी क्यों माने, उसके लिए क्या होती है, कसौटी होती है, कसौटियाँ होती है। और उन्हीं कसौटियों पे हम उस कहानी का मूल्यांकन करते हैं। फिर देखते हैं कि अगर उन कसौटियों पर ये कहानी फिट बैठती है तो उन्हें हम सर्वश्रेष्ठ कहानी मानते हैं। अब देखिए, कहानी तो सर्वश्रेष्ठ में शुमार है, ये कथन दिया हुआ है आपको। तो बस इसी को क्या करना है, आपको प्रूव करना है एग्जाम्पल के साथ। तो क्या, जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। एक तो इसका आप संवेदना लिखिए, संवेदना। उसके बाद इसके शिल्प के बारे में बताइए, और इसी से आपका पता चलेगा कि ये जो कहानी है मतलब सर्वश्रेष्ठ कहानी है। तो संवेदना पे जो है आपको यहाँ पर लगभग 70% आपको कंटेंट संवेदना पे डालना है, और 30% कंटेंट जो है शिल्प पे डालना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। अब वो कौन कौन सी कसौटियाँ हैं जिसके आधार पे हम किसी भी कहानी को सर्वश्रेष्ठ कहानी माने, और देखते हैं कि उस कसौटियों के ऊपर ये जो प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ कहानी अलग योजा है उसमें शुमार होता है या नहीं, इस चीज़ को हम उसी आधार पे मानेंगे। तो देखिए, 3 कसौटियाँ होती है। सबसे पहला तो ये कि उसका जो संवेदना है, सर्वश्रेष्ठ कहानी का जो संवेदना है, इसका जो संवेदना है वो व्यापक है कि नहीं। अगर वो व्यापक है तो इसका मतलब, व्यापक का मतलब क्या हुआ, व्यापक होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, है ना। और साथ में क्या होना चाहिए, समाज के वंचित वर्गों का समावेश हो, समाज के वंचित वर्गों का समावेश। अगर ये पॉइंट को करने में सफल होंगे तो इसका मतलब है कि एक कसौटी हो गया। अच्छा, फिर दूसरी कसौटी क्या होनी चाहिए, दूसरा कसौटी ये है कि पाठक के ऊपर उसका प्रभाव कैसा है। अब प्रभाव कैसा होना चाहिए, मतलब पाठक कहानी पढ़ने से पहले जिस तरह के उसके अंदर भाव था, उसकी चेतना में जो पहले से पूर्वाग्रह या ज्ञान बैठा हुआ था, उसमें क्या हो, वो चेतना उस कर पे पहुँचे, मतलब उस चेतना में क्या हो जाए, परिवर्तन आ जाए, ठीक है, या फिर उत्कर्ष पैदा करे। तो दूसरा आधार ये होना चाहिए। और तीसरा आधार आपका होना चाहिए कि उसका शिल्प कैसा है। शिल्प मतलब उन्होंने जो कहानी लिखा हुआ है, ये कहानी किस तरह से है, मतलब पाठक तक सहज तरीके से पहुंच पा रहा है या नहीं। अगर पाठक उसको पढ़ रहा है तो वो पढ़ने में उसको लय, मतलब एक तरह से प्रवाह आ रहा है कि नहीं, उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाया या नहीं। तो इन सब आधारों पे हम लोग देखते हैं कि कोई भी कहानियाँ क्या होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है या फिर नहीं होती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई कहानी जो है सर्वश्रेष्ठ है या नहीं, इसके क्या आधार होते हैं।
तो अब देखते हैं कि इन आधारों पे इन्होंने आंसर लिखा हुआ है कि नहीं। अगर लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब आंसर ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो इन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है कि अलग योजना कहानी में प्रेमचंद ने संयुक्त परिवार व्यवस्था को केंद्र में रखकर कई अन्य समस्याओं को साथ साथ उभारा है, जिसमें ये कहानी अन्य कहानियों की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है, जिससे संवेदनशील के स्तर पर देखा जा सकता है। देखिए, आप संवेदना और शिल्प के स्तर पे तो देख सकते हैं, ये ठीक है आपका। एक सेकंड, थोड़ा सा मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, वेट। तो अब देखिए, आपने ये जो लिखा हुआ है संवेदना और शिल्प के स्तर पे, आपको ना मतलब ये आंसर लिखने के लिए आपको इस तरह से बताना पड़ेगा कि देखते हैं कि प्रेमचंद का अलग योजना कहानी इन कसौटियों पे खड़ा उतरता है कि नहीं, है ना। इससे स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई भी कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानी है या नहीं, उनके लिए कुछ साहित्यिक कसौटियाँ हैं। उन कसौटियों में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संवेदना के स्तर पे वह व्यापक, गहरी और समाज के वंचित वर्गों का समावेश कर पाता है या नहीं। फिर उसका पाठक के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ता है और उनकी शिल्प योजना किस तरह से है। तो इनके आधार पे हम सर्वश्रेष्ठ कहानी का ये करते हैं ना। तो इस तरह से आपको स्टार्ट करनी है, हालांकि ये भी ठीक है ना। लेकिन आपने जैसे यहाँ कहा है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था को और इसके साथ साथ अन्य समस्या जो लिखा हुआ है ना, संयुक्त वाला अगर नहीं भी लिखते तो आपको अन्य समस्या लिखना चाहिए था। और अन्य समस्या में क्या है कि सामाजिक समस्या है, और सामाजिक समस्या में आपको 3 तरह का यहाँ पर समस्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सामाजिक समस्या में आपको अलग अलग तरह की समस्या कौन कौन सा, एक तो गरीबी के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, दूसरा आपका ऋण ग्रस्तता के बारे में दिखाया गया है, फिर वैधव्य का समस्या और चौथा में आप बताइए कि संयुक्त परिवार। तो ये आपका रहना चाहिए। इसका सामाजिक समस्याओं को उन्होंने किस तरह से इस कहानी में उकेरा हुआ है। संवेदना के स्तर पर देखें तो प्रेमचंद ने भोला, महतो, मूलिया, पन्ना, रघु, केदार के माध्यम से संयुक्त परिवार के महत्व को दर्शाया है। तो वहीं रघु के जरिए ऋणग्रस्तता, चलिए ठीक है, ये ऋणग्रस्तता वाला पार्ट गरीबी का संकेत है करती है। साथ ही पन्ना और मूलिया के माध्यम से संयुक्त परिवार को तोड़ने को चित्रित किया गया, जो रघु और केदार की वजह से टूटने से बच जाता है। पन्ना और मूलिया के विधवा हो जाने से सामाजिक असुरक्षा, ये ठीक है पॉइंट आपका। यहाँ पर एग्जाम्पल दीजिए। शिल्प की विशेषता, देखिए अब आपने 2 ही पॉइंट उठाया। एक तो आपने यहाँ पर क्या उठाया, एक पॉइंट उठाया गरीबी का, दूसरा पॉइंट उठाया आपने संयुक्त परिवार का, ठीक है। और एक है आपका सामाजिक सुरक्षा। यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट आपका छूट गया जो मैंने अभी आपको बताया। एक तो ऋणग्रस्तता के बारे में बताना है, फिर वैधव्य के बारे में बताना है। इसके बारे में तो हालांकि आपने बताया हुआ, एक ऋणग्रस्तता के बारे में भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इन आधार पे हम लोग देखते हैं कि संवेदना में इन चारों आधारों पर सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ जो है में ये शामिल होता है। मतलब ईदगाह आपका जो ये अलग योजना कहानी है, ये इसमें शुमार होता है। अब शुमार क्यों होता है, क्योंकि प्रेमचंद का अगर अन्य कहानी देखें तो अन्य कहानी में हम लोग देखते हैं कि मतलब एक ही समस्या, जैसे बूढ़ी कापी में बूढ़ों की समस्या है, उसी तरह से अगर आप संयुक्त परिवार के बिखराव का समस्या देखना चाहते हैं तो बड़े घर का बेटी देख लीजिए। ईदगाह अगर देखेंगे तो वहाँ पर बचपन के छीन जाने की समस्या है। फिर अगर आप सदगति देखते हैं तो वहाँ पर दलित का समस्या आपको मिल जाएगा। तो अन्य कहानियों में जो है ना एक एक समस्या को पाया, लेकिन वहीं पर प्रेमचंद ने अलग योजना में एक साथ कई सारे समस्याओं को केंद्र में लाया हुआ है। और अब जब एक ही कहानी में जब कथानक इतना जटिल हो जाता है तो उसको बांध पाना बड़ा ही कठिन होता है, लेकिन प्रेमचंद ने उसे भी बहुत ही बखूबी से जोड़ा हुआ है इन कहानियों को, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा संवेदना के स्तर पे। फिर शिल्प विशेषताओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसकी कथानक योजना, क्योंकि अलग योजना में 3 कथाएं साथ साथ विद्यमान, कथनों के विग्रह नहीं होता, ठीक है। देखिए नहीं में आप अभी भी सुधार नहीं कर रहे हैं, ये सब गलत बात है। इसमें चरित्र योजना भी अत्यंत प्रभावशाली है। यहाँ चरित्रों, देखिए चरित्रों गलत है, यहाँ अनुस्वर होगा।
का व्यक्तित्व केंद्र में, केंद्र गलत में लिखा हुआ आपने। ये सब छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग सुधार करिए ना, नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ ही उन्हें एक निश्चित ढांचे में डालती है, जैसे भोला की मृत्यु पर रघु का। हाँ, तो यहाँ पर चरित्र योजना ये आपका ठीक है, और चरित्र में मनोविज्ञान का भी प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं इनका। रघुवीर कहानियों में पात्र मनोविज्ञान का भी सुंदर प्रयोग हुआ है, ठीक है। भाषा शैली में देखें तो लोक जीवन के अनुसार हिंदुस्तानी शैली कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आंसर। अब देखिए ये जो है ध्यातव्य है कि ज्ञातव्य के जगह पे अगर आप अच्छा शब्द लिखना चाहते हैं तो ध्यातव्य है कि, ठीक है, ये शब्द लिखिए। प्रेमचंद ने अपनी और कहानियों में एक समस्या को ही कह रहा है, परंतु लोक योजना में कई समस्याओं का समावेश है, इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि अलग योजना कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शुमार है। कहना उचित होगा, नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये आपका निष्कर्ष भी ठीक है। लेकिन आप ना जब इस तरह से आंसर लिखते हो इस तरह के प्रश्नों का, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, तो ये जो मैंने आपको कसौटी बताई आपको इसको आधार बना करके लिखना है। पहले संवेदना और उसके बाद फिर वो पाठक के मन में किस तरह से संघर्ष चेतना उत्कर्षण का काम करता है उसको, फिर आपने जो शिल्प को लिखा हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये पॉइंट भी जो है मतलब पाठक में किस तरह से पाठक को झकझोर करके रख देता है, और पाठक जो पहले रहता था इसको पढ़ने के बाद वो अब उस तरह से महसूस नहीं करता है, बल्कि उसके चेतना में संघर्ष उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से बताना होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कहना कहाँ तक तर्कसंगत होगा कि वैदिकोत्तर काल की अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों में भारत में नए धार्मिक आंदोलन को जन्म दिया। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल धार्मिक और आर्थिक अशांति का काल था। लगभग 600 धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, पॉइंट ठीक है। इन धार्मिक समस्याओं के उदय में सामाजिक आर्थिक कारकों की भूमिका रही थी, ठीक है पॉइंट। यह उत्तर भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का दौर था जिसमें वैश्य वर्ण का महत्व बढ़ा, बड़े पैमाने पर शहरों का विकास हुआ, जैसे ये सब इनसे ना वैश्य वर्ण में महत्व बढ़ा, पॉइंट ठीक है ये। इसी समय महावीर तथा बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ जिसमें वैश्य धर्म का व्यापक समर्थन हुआ। वैश्य वर्ण के लोग बौद्ध जन को उन्मुख हुए। ब्राह्मण धर्म के वैश्य शूद्र तथा उनके कार्यों को तुच्छ समझा जाता था, इसलिए धर्म परिवर्तन हुआ। ब्राह्मण धर्म में जहाँ पशु बलि का महत्व था वहीं 6ठी शताब्दी बौद्ध और जैन धर्म में अहिंसा पे बल दिया, बहुत बढ़िया पॉइंट है। वैश्य और शूद्र को भी अपना जीवन जीने का अधिकार प्राप्त और इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार वैदिकोत्तर काल की अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों ने भारत में नए धार्मिक आंदोलन को जन्म दिया, पॉइंट ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर है, ये आपका अच्छा उत्तर है। सारे पॉइंट को आपने लगभग यहाँ पर कवर किया हुआ है। आप निष्कर्ष में तो है ना थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि न सिर्फ अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन के कारण इस आंदोलन को नए धार्मिक आंदोलन का जन्म हुआ, अपितु इनमें और भी कई कारक मतलब जो तत्कालीन समाज में कारक थे उन्होंने भी नए धर्म को की पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद करी, ठीक है। आप इस तरह से बता सकते हैं, यहाँ पर निष्कर्ष थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की संस्कृति आज भी भारत में प्रचलित है, टिप्पणी कीजिए। भारतीय संस्कृति प्राचीनता, निरंतरता और चिर स्थायित्व स्वरूप में स्पष्ट परिलक्षित होती है। भारतीय संस्कृति इतिहास का हड़प्पा संस्कृति योगदान महत्वपूर्ण है। अच्छा परिचय है। वर्तमान में भारतीय समाज में संस्कृति विद्वान लक्ष्मण, हड़प्पा संस्कृति अब वर्तमान में, ठीक है। आपने ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है। मातृ प्रधान सभ्यता थी, शक्ति देवी ग्राम आज भी पूजा करते हैं, अच्छा पॉइंट। लिंग पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, यहाँ भी शिव पूजा। वृक्ष पूजन, यहाँ भी पीपल का, ठीक है। धार्मिक महत्ता में पशुओं का साक्ष्य, गौ पूजन, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पर है ना गौ पूजन का कार्य जैसे हिंदू मान्यता में, ठीक है, तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। और है नाग पूजा के साक्ष्य भारतीय हिंदू समाज में आज भी नाग पंचमी के रूप में जल को पवित्र मानते थे, गंगा स्नान आज भी है, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संदर्भकालीन संस्कृति जीवन के लक्षण वर्तमान भारतीय समाज के जीवांत में विद्यमान और भारतीय जनजीवन के इतिहास में गौरव है। अच्छा उत्तर है ये भी, बहुत बढ़िया, अच्छा है ये। चलिए तो इसी के साथ अब मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ
और आप लोग प्रयास कीजिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप पार्टिसिपेट करिए, आंसर लिखिए प्रतिदिन, और साथ में जो है आप PDF फॉर्मेट में अपना आंसर भेजिए। 6 बजे से पहले भेज दीजिए, क्योंकि मुझे अरेंज करना होता है, उसके बाद फिर रिकॉर्ड करने होते हैं ऑन टाइम, उसके बाद फिर अपलोड करना, ये सब में काफ़ी समस्याएं और समय भी लगता है, क्योंकि मैं उतना एक्सपर्ट हूँ नहीं जो तुरंत हो जाएगा। इस कारण से आप लोग समय से पहले आंसर सबमिट करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आंसर राइटिंग सेशन में।